नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल में, जहां पे हम बातचीत करते हैं बाजार की। बाजार में जो भी घटनाक्रम हुए और जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे, उन्हीं सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पूरे हफ्ते में भारत में, अमेरिका में बहुत जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारे मार्केट को इम्पैक्ट किया है। और इसी तरीके के मूवमेंट आपने पिछले 4 दिनों में और फ्राइडे को देखे। इसको कैसे डिकोड करें, कैसे समझें कि इस समय क्या हो रहा है और अगले हफ्ते बाजार में क्या होने वाला है, इसी को आज हम समझेंगे अपने इस खास शो में, जिसका हमने नाम रखा है यू टर्न है या करेक्शन है। अब दोनों के बीच में कोई एक चीज हो सकती है, इसी पे बातचीत होगी। तो आज का जो हमारा ऑन द शो है, क्योंकि हम 4 विषय लेते हैं और उन 4 को विस्तार से समझते हैं अपने मेहमानों के साथ। तो आज का जो हमारा ऑन द शो है, उसमें पहला टॉपिक यही वाला है कि बाजार का ये यू टर्न है या करेक्शन है। इसको सेपरेटली बिल्कुल समझेंगे कि जो कुछ भी बाजार में हुआ ये क्या था, मतलब घूम गया है बाजार फिर से, या फिर एक छोटे मोटे करेक्शन है और यहां से रैली फिर बनेगी। दूसरा टॉपिक है कि एचडीएफसी ट्विंस में, यानी एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड में, बैंक में जो मर्जर की प्रक्रिया के बीच में एक एमएससीआई का रिबैलेंसिंग की खबर आई, उसकी वजह से शुरुआत वहीं से हुई। मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची और मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ और फिर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हुई। तो इन दोनों स्टॉक को पर से कैसे समझना चाहिए, कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और इससे आगे क्या होगा, या फिर ये बहुत छोटी सी घटना है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तीसरी जो हमारा ऑन द शो है कि सरकारी कंपनियों और ख़ास तौर पे रेलवे शेयर्स में जो ये तूफानी वंदे भारत वाली रफ्तार से चल रहे हैं, एक महीने में, 2 महीने में 70-80% चल रहे हैं, इसका राज क्या है? क्यों इतनी तेज़ी है, क्यों भाग रहे हैं इतना शेयर, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। चौथा विषय है हमारा कंज्यूमर फाइनेंस में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान ये है कि जियो फाइनेंस आने वाला है। उसका डिसीजन हो चुका है और वो जल्द ही हम लोगों के सामने होगा और इसके करंट शेयर धारकों को एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप तो ये 4 अलग अलग विषय हैं, चारों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज के जो मेहमान उनसे परिचय करा दूं, मिहिर वोरा सर हमारे साथ हैं, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO हैं, मेरे साथ स्टूडियो में। सुनील सुब्रमण्यम सर है, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फाइनेंस के, और उसमें बातचीत हम लोग करेंगे। साथ ही आशीष चतुर्मोता जी हैं, फंड मैनेजर हैं GM फाइनेंशियल सर्विसेज के, और अभिषेक अग्रवाल जी हैं जो रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और चारों दिग्गजों से इन चारों विषयों को डिकोड कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो है कि बाजार में यू टर्न या करेक्शन, इसको सेपरेटली समझते हैं। मिहिर सर, ये क्या हुआ है बाजार में? यू टर्न ले लिया क्या उसने? इतने दिन तक चला, अब चलो पीछे चले, ये हो रहा है? यू टर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। अभी तो 18,000 पे निफ्टी तो है, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार वॉलेटिलिटी की ओर जा रहा है, वो लग रहा है कि जो यूएस में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके भी थोड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। खास करके जिस तरह से यूएस में मिड साइज बैंक की क्राइसिस है, वो सब जो है मेरे ख्याल से कंसर्न्स बाजार के माइंड में है। बट यू टर्न तो नहीं है अभी, तो मैं बोलूँगा सिर्फ करेक्शन ही है, क्योंकि बाजार ऐसा तो कुछ गिरा नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो ये करेक्शन है छोटा मोटा, अभी तक तो ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इतना कुछ हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमको भी फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे देखे तो आज गिरा है बाजार, सही बात है, लेकिन वैसे देखे तो 18,000 इज अ वेरी गुड लेवल फॉर द निफ्टी। बट रीजन क्या है इसका, क्यों हमको असर नहीं पड़ रहा? हमको भी नहीं पड़ रहा, यूएस को भी नहीं पड़ रहा है। मतलब वहां पे बैंक उड़े जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अभी आप हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे तो 2 बैंक और उड़ चुके होंगे। ये क्या हो रहा, फिर भी कोई असर नहीं? ये अगर आप स्टेप बैक करके देखें तो जो यूएस फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक को बचाया मींस जिस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली भी जो एपिसोड हुआ उसमें भी बहुत फास्ट एक्शन करके जेपी मॉर्गन ने बैंक को खरीद लिया। तो बाजार को एक ये फीलिंग आ रही है कि जो यूएस सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अगेन क्वांटिटेटिव लूजनिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं। तो एक हम जो कहते हैं ना फेड पुट है, वो मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में वापस आ रहा है कि कुछ भी होगा तो फेडरल रिजर्व आके बचा लेगी। तो जैसे ही बैड न्यूज आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड बिकमिंग लेस हॉकिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड लूजनिंग बिकम्स हायर। तो अभी हम देखें तो लास्ट परसों जो फेड ने हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट का, वो अब
उसके बाद बॉन्ड प्राइसेस एक्चुअली ऊपर गए, इंटरेस्ट रेट्स जो फ्यूचर है 10 ईयर बॉन्ड वगैरह ईज ऑफ हो गए, क्योंकि बाजार ये कह रही है कि भले आपने हाइक कर दिया बट ये आपका आखिरी हाइक था और अब स्लो डाउन इतना आएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको काटना शुरू करना पड़ेगा। ये बॉन्ड प्राइस, हाँ ये बाजार कह रहा है। तो बाजार फेड को चैलेंज कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि ऐसी रिसेशन आने वाली है कि आपको काटना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी को है वो ड्राइव कर रही है। इस पे मैं बात करूंगा कि ये जो चैलेंज है उधर चल रहा है ना, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। सुनील सर, ये आप लोगों ने खरीदना कम कर दिया है क्या? FII लौटा था, आप लोग थोड़ा सा हाथ टाइट कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में एक करेक्शन आ गया। देखिए, बात है कि बहुत से स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देख रहे होंगे। तो वो क्या है कि अर्निंग सीजन के हम एक की पॉइंट पर है और पिछले 6 महीने में या फिर जो रीसेंट रैली हुई है उसमें जो स्टॉक्स की उम्मीद है कि बहुत परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो वो इतनी वैल्यूएशंस को बढ़ा के लेके, बिकॉज एट द सेम टाइम FIS की वापसी भी अपने देखा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो शायद अभी क्या है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कि अर्निंग सीजन में 2 चीज देखनी पड़ती है। एक, एक्चुअल अर्निंग्स का जो रिपोर्ट कंसेंसस है बेहतर है कि नहीं। दूसरी, जो गाइडेंस देते हैं हर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, राइट, जो गाइडेंस देती है कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उसके बाद शायद फ्रेश रीअलोकेशन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जस्ट एक वॉच स्थिति है जो इस महीने मेरे ख्याल में रहेगी। और ये कारण है कि जो FI की थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, तो करेक्शन जो हुआ बात कर रहे थे, उसी कारण से नॉर्मली MFs आके खरीद रहे थे जब FIs बेच रहे थे, बट आज माहौल ऐसा नहीं है। आज थोड़ा वेट एंड वॉच का सीन है। और स्पेसिफिकली वो जो ट्विंस की बात हुई वहां पे, तो क्या था कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना एडिशनल फ्लो आएगा जब ये एक्चुअल MSCI रीसेट होगा, बट उम्मीद से कम हुई वो रीसेट, तो एक आउटफ्लो शायद होगा कहीं, वो डर के मारे गिरा है। तो फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, उनके अर्निंग्स नंबर्स तो बहुत बेहतर निकले हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स एक कस्प सिचुएशन में है जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन, राइट, और इसलिए आज गिरावट देखा सेक्टर में। आज इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स में करेक्शन हुआ, जैसे IT, जैसे मेटल्स, जैसे फार्मा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का दिलचस्पी नहीं है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर की फोकस डोमेस्टिक परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। इसलिए जो सेलिंग हुआ FIS की तरफ से, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा हुआ। तो ये सिचुएशन जारी रहेगी, बिकॉज जैसे अभी पहले स्पीकर भी कह रहे थे कि ऑनगोइंग रिसेशन अगर आ जाता है ना, तो सेक्टर जिनके ऊपर ये भारी पड़ेगा नेचुरली वो यही है, IT, फार्मा और ग्लोबल साइक्लिकल्स जैसे मेटल्स। तो नेचुरली वहां पे कोई किसी का हिम्मत नहीं है जाके आज ये बेच रहे हैं तो मैं जाके खरीदूं। तो नेचुरली ये सेक्टर्स से डोमेस्टिक MF स्टेइंग अवे कर रहे हैं, और कुछ भी खरीदारी करेंगे वो होंगे प्योर डोमेस्टिक, जैसे मैं कहूंगा ऑटो, जो डोमेस्टिक सेल्स की डिमांड के ऊपर रहेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग। नहीं सुनील सर, एक सवाल यहाँ पे, क्या ये मैं ये समझने की कोशिश करूँ, ये चर्निंग थी, कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो करेक्शन आई है, या फिर ये ट्रैप था? ट्रैप इन द सेंस कि मार्केट लगातार चलता चला जा रहा था विदाउट एनी रीजन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि US में इतना तूफान मचा हुआ है, भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट अपनी रफ्तार में चले जा रहा है। तो क्या ये ट्रैप था कि लोग फंसते गए और जैसे ही एक हल्का सा झोंका आया नीचे, ये था? हाँ, वो कारण जरूर हो सकता है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह एक बलून को प्रिक होता है तो एकदम से फुस नीचे गिर जाती है ना। हाँ। तो एक हाइटेंड वैल्यूएशन, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसी कुछ नई खबर जो नहीं आई है। इंडियन इकोनॉमी की हालत, GST कलेक्शन मंथ ऑन मंथ राइज हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की हालत में कोई दिक्कत कभी नहीं थी। खाली वो एल नीनो के बारे में और मॉनसून फोरकास्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक स्काईमेट और इंडिया मेट का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वैसे तो डोमेस्टिकली सडनली गुड न्यूज, ऐसे कोई सरप्राइज नहीं आई कि मार्केट सडनली बढ़े, और बैड न्यूज भी नहीं है कि मार्केट गिरे। तो ये एक मैं कहूंगा कि वॉलेटाइल FII फ्लोज जो होते हैं, हेज फंड या एक्टिव MF जो प्ले करते हैं, और द रीजन पैसा आया ना, तो देखिए डॉलर जब वीकन होता है तो उनके लिए भी करेंसी का रिस्क विजा भी इंडिया कम हो जाता है। अभिषेक, ये बताइए कि जब हम लोग जीना चढ़ते 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 ऊपर गए और लौटे लिफ्ट से, मैं इसलिए कह रहा हूँ निफ्टी 0.02% पिछले एक हफ्ते की मेहनत को उसने ना पानी फेर दिया।
और सेंसेक्स तो बेचारा नेगेटिव चला गया। ये क्या चक्कर भाई, इतनी मेहनत का पानी 2 घंटे में सफाया हो गया। तो क्या हुआ मार्केट में, आपके हिसाब से क्या हुआ? तो नीरज जी, पहली बात तो ये है कि जो वेटेज है, जो ये बड़ी बड़ी बैंकों के जो शेयर हम जानते हैं, स्पेशली आज एचडीएफसी की जो बात कर रहे थे, एमएससीआई का इम्पैक्ट, ये लार्जली उसको फैक्टर करता है। जस्ट बिकॉज इंडेक्स एक हफ्ते में एक ऐसे करेक्शन स्टेज पे चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरह से पूरे मार्केट को नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हफ्ता गया है, और ये एक ट्रेंड भी है जो लास्ट 2 हफ्ते से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, बल्कि पूरा अप्रैल महीना ही बहुत बढ़िया जो है कमबैक था मार्केट का। आप मार्च की सिचुएशन में देखें जहां पे किस तरह से जो स्टॉक्स है वो एक कंटिन्यूसली करेक्शन फेज में जा रहे थे, और एकाएक अप्रैल के अंदर में वो सिनेरियो चेंज हो गया। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल लेवल पे जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत टाइम से स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है एक डीकपलिंग हो चुकी है हमारी ग्लोबल मार्केट्स को लेके, जहां पे स्पेशली अगर हम यूएस की बात करें, बिकॉज 18 महीने से अगर एफआईआई इस क्वांटम से मार्केट में सेलिंग करते हुए जा रहा है, यानी उसके बावजूद आपकी जो इंडेक्स है वो अभी भी एक लेवल पे खड़ी है और ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई के पास जा रही है। मुझे लग रहा है और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रूव करना है? मुझे लग रहा है अंडरलाइन बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट एक बार के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। रेट हाइक की बात कर लें या यूएस की बैंकों के फेलियर की बात कर लें, ऑफकोर्स ये बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, और मार्केट ने एक मेच्योरिटी हमारे मार्केट ने जो दिखाई है वो भी एकदम कमेंडेबल है। और यहां से जिस तरह से कि हम डिमांड सिनेरियो लोकल लेवल पे देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं स्पीकर्स के साथ जो अभी पॉइंट्स बना रहे थे कि डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे जो है कुछ इंपैक्ट हमें जरूर मिलेगा आईटी फार्मा में, बट लोकल लेवल पे जहां पे ऑटो सेक्टर की जैसे कि बात हुई, जहां स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे कंटिन्यू बाइंग हो सकती है। सो एक तरह का चर्न आप कह सकते हैं, सेक्टर रोटेशन हम देख सकते हैं मार्केट में, बट ओवरऑल लेवल पर मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी घबराने की जरूरत है। मार्केट ने एक लेवल की मेच्योरिटी दिखाई है, एफआईआई सेलिंग को बर्दाश्त किया है, अंडरलाइन डीआईएस के पास बहुत कैश पड़ा है। मुझे लग रहा है बस एक मोमेंटम चाहिए जहां पे एफआईआई थोड़ा सा और एक बाइंग जो शुरू कर दे, तो फिर आप देखोगे एकाएक मार्केट के अंदर में एक तरह का हाहाकार जैसा दिखेगा, बिकॉज यहाँ बेचने वाला तो अब कोई बचेगा नहीं, खाली लेवार खड़े रहेंगे, तो फिर आप देखोगे मार्केट में एक सडनली एक लंबा जो है मुझे लगता है तेजी का मौका। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक जो पॉजिटिव हुआ है वो ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए। ऑयल प्राइसेस जिस तरह से करेक्ट हो गए हैं लास्ट 2 हफ्ते में, 72-73 पे आ गए, बिल्कुल, तो वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, करेंसी के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। और दूसरा पॉजिटिव है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल बैंकिंग, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, तो दैट वाज आल्सो होल्डिंग द मार्केट। ओके, तो ये एक बड़ा नहीं, ये तो खैर बड़ा रीजन है कि क्रूड हमारे लिए किसी भी रीजन से गिर रहा हो, हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। डॉलर भी एक दुनिया के बाजार में अगर उस बास्केट में देखें डॉलर इंडेक्स, तो वो भी वीक पड़ा है, तो वो भी हमारे फेवर में जा रहा है। तो अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि हम मान के चलें कि ये जो एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से मार्केट नीचे आ गया, ब्रॉडर पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडर लेवल पे कोई वरी करने की बात है। अगर कोई इंडेक्स लेवल पे ही बाइंग कर रहा है या इंडेक्स शेयर्स को ही अगर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो सर्टेनली वहां पे फिर आपको इस तरह के इवेंट को समझना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एलोकेशन वहां है। बट मेरे लिए मार्केट निफ्टी 50 नहीं है, 50 के नीचे 500 कंपनियां हैं या 1000 कंपनियां हैं जो ज्यादा रेलिवेंट करती है, जो इंडिया को बनाती है। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे इस तरह की कोई भी मंदी नहीं दिख रही है। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं, तो ये अंडरलाइंग स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है कि मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट की तेजी को देखें तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रही है। इंडेक्स लेवल पे क्योंकि कुछ इंपैक्ट ऐसे हो सकते हैं लार्ज शेयर के बेसिस पे, तो वो तो बनता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, ये मार्केट का नॉर्म। ओके, तो ये एक तस्वीर बन रही है कि मार्केट में यू टर्न शब्द का यूज ना किया जाए। तो मैं अपना ये वर्ड वापस तब लूंगा जब मैं एक बार अभिषेक से बात कर लूं, आशीष चतुर्वेदी से। आशीष जी, ये बात सही है कि आज बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह से पिटा, है ना, तो दोस्त मर सकते हैं उसके ऊपर कि उसने ही सब पूरे मार्केट का मूड खराब किया। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सवाल था, जो मैंने मिहिर जी से शुरू किया था, कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनील जी जैसे लोग ये म्यूचुअल फंड बहुत खरीदारी कर रहे हैं इसलिए? क्या आप भी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? जी, तो नीरज जी सिर्फ सुनील जी बाइंग कर रहे हैं, मिहिर जी बाइंग कर रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट तो है ही, पर जो आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं इतनी जबरदस्त तरीके से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किस तरह से जीएसटी का कलेक्शन है। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट को शो करती है। इनफैक्ट मैं एक डेटा देख रहा था जहां पर पे लग्जरी गुड्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर में भी एक जबरदस्त आपको बाइंग होते हुए देखने को मिल रही, जो कि कॉम्पेंसेटरी सेस के तौर पर समझा जा सकता है। जो कि कॉम्पेंसेटरी सेस जो है उसमें एक बहुत अच्छी बढ़त आई है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो 28% और 18% जीएसटी जिन सेक्टर्स या जिन कमोडिटीज के अंदर में लग रहा है वहां पर पे अच्छी बढ़त आ रही है, तो ये कंजम्पशन एनवायरनमेंट को क्लियरली इंडिकेट करता है। अब जहां तक के बाजार की बात है, आप ये देखिए 2.5 लाख करोड़ की एफआईआई की सेलिंग जो पिछले 18 महीने में रही, उसके बावजूद भी बाजार का जो करेक्शन था वो हार्डली 7-8% का करेक्शन रहा। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपने बेस बनाना शुरू किया, तो जो बाहर के ग्लोबल कंसर्न्स थे उसको बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट ने डिस्काउंट किया। और हम जैसे कहते हैं बाजार एक डिस्काउंटिंग मशीन है, और ये डिस्काउंटिंग मशीन ये इंडिकेट कर रही थी काफी समय से कि जब कमोडिटीज के प्राइस, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक, लेड, स्टील, क्रूड, इनके अंदर में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और जो सबसे बड़ा कोर कंसर्न था वो था इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के जो कोर था वो क्रूड और इस तरह की कमोडिटीज थी जिनमें बड़ा करेक्शन आया। और जिसके चलते आपने देखा अभी आरबीआई ने जब पॉज की बात की, तब भी मैं आपके शो पे था, तब हमने कहा था कि बैंक निफ्टी करीब करीब 44-45 हजार की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बैंकिंग की तरफ से आएगी जो इंडेक्स को राइड करेगी। और अब आप देखिए, आप हार्डली 400-500 पॉइंट दूर रह गए इंडेक्स के लेवल पे, तो मेरे हिसाब से करेक्शन तो कहीं था ही नहीं। इनफैक्ट एक बहुत सस्टेन्ड अपमूव हमने देखा, और हमें लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अंडरलाइंग फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ आ रही, जिस तरह से कैपिटल आउटले में बात हुई कि 10 लाख करोड़ का केपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है, 5 लाख करोड़ का स्टेट की तरफ से केपेक्स होने वाला है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस 7 से 8 लाख करोड़ का केपेक्स करेंगे। तो जब इतना केपेक्स होगा तो इसका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो जबरदस्त रहेगा, और ये इवेंचुअली कंजम्पशन के अंदर में भी देखने को नजर आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ जो अभी मीर जी ने बात की, क्रूड जो कहाँ एक समय पे $110-120 से आज $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। इन्फ्लेशन को, मार्जिन हमारे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, और इंडिया जो कि एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, वहां पर पे मेरे हिसाब से एफआईएस का फ्लो जैसे ही शुरू होगा, आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मूव बाजार के अंदर में बनता हुआ नजर आ जाएगा। बल्कि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा शुरू हो भी गया है मीर जी। एफआई मतलब अब पहले जो था कि रोज बेचते थे, अब वैसा नहीं है, अब तो खरीदते भी हैं खूब बीच बीच में। हमने लास्ट वीक एक डिस्कशन किया था, आशीष जी आपने बहुत सही बात कही कि जो जीडीपी इसका नंबर आया जीएसटी का ऑल टाइम हाई पे, उसको और एक्सट्रापोलेट करें ना, अलग अलग जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बाजार में। एफएमसीजी कंपनी को रिजल्ट देखिए आप, क्या जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं। आप नेस्ले की देखिए, टाटा कंज्यूमर की देखिए, इवन आप डाबर की देखिए, एचयूएल की देखिए, कहीं कोई आपको वैसे कंसर्न नहीं दिख रहे जैसे कि एकदम पहाड़ गिर पड़ा हो और कुछ बिक ही नहीं रहा उनका। सब बढ़िया बिक रहा है और बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो वो भी एक है कि ब्रॉडर जो आपका टीयर 2, टीयर 3, 4 और रूरल इलाके, वहां से भी ग्रोथ आ रही है। तो ये मान लेना ठीक रहेगा कि ये भाई छोटा मोटा करेक्शन था, भी डरने की जरूरत नहीं, न्यू हाई बन के रहेगा इस बार। हो सकता है, बिकॉज हम देखें तो निफ्टी का जो लेवल है 18,000 का, वो एक साल पहले का ही लेवल है, लेकिन जो निफ्टी का अर्निंग्स है वो 15-20% ग्रो कर दिया ना, तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया कंपेयर टू 1 ईयर बैक। ओके, तो ये है। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा जो है, जो HDFC ट्विंस वाला, इसमें हल्का सा जिक्र सुनील जी ने भी किया होगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ। सुनील सर, ये जो HDFC वाला मामला है, ये मेरे दर्शकों को समझाइए क्या है। 5-5% एक दिन में स्टॉक दोनों गिरे। लोगों ने बताया कि MSCI ने अपना जो रिजिक करने वाले मर्जर की बात, उसमें फैक्टर है 1 से घटा के आधा कर दिया है, 0.5। क्या होता है ये, किससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये है ना जो कहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में ग्रेटर फूल थियरी, राइट। माने जो एक्सपेक्टेशन था कि ये दोनों को मर्ज करने के बाद उनकी वेटेज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, MSCI का इंडेक्स में बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी तो और फ्लोज आएगी, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए कोई डोमेस्टिक वाले और अदर एफआईएस ने पहले से खरीदा, क्योंकि जब वो बाइंग आई तो प्राइस और बढ़ेगी। तो ऑलवेज वो ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं कि क्योंकि कोई और आके फ्यूचर में खरीदने वाला है, मैं आज को उसको आज ही खरीदूं ताकि मैं एक प्रॉफिट बनाऊं।
अब इस चीज जब सामने आई कि नहीं ये एक्चुअली वेटेज कम होने वाली है, बढ़ने नहीं वाली है, तो तब क्या हुआ कि जो एंटिसिपेटेड बाइंग के लिए जिसने खरीदा उसने कहा यो मैं तो फंस गया, तो बिफोर बाकी लोग बेचे मैं जाके बेचूं, दैट इज आई डोंट वांट टू बी अ ग्रेटर फूल देन द अदर्स। तो ये खाली एक रिएक्शन, बिकॉज वो स्पेकुलेटर्स होते हैं मार्केट में जो ऐसे प्ले करते हैं कि एक्सपेक्टेशन के तौर पर जल्दी आना और फिर झट से निकलना। तो ये जो एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज आया इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वेटेज, वो इन सब ऑपरेटर्स के लिए बहुत नुकसानकारक था, तो इसलिए उन्होंने जल्दी बेचा, चाहे वो बुक प्रॉफिट हो या कट लॉस हो, डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पर उन्होंने खरीदा था। तो ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमिनन है, बिकॉज नंबर्स तो देखिए आप स्ट्रांग है और कंबाइंड मर्ज्ड एंटिटी और मजबूत रहेगी इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर बेस, जो भी नंबर्स है वो बहुत बेहतर रहेगी। सेकेंड चीज आप ये भी याद रखिए कि डोमेस्टिकली मर्जर का हिसाब ये होगा कि एक म्यूचुअल फंड अगर दोनों स्टॉक को रख रही है, एक सेबी का रूल है कि 10% से ऊपर आप पोर्टफोलियो में एक नाम को नहीं रख सकते, किसी भी म्यूचुअल फंड अदर देन अ सेक्टोरल फंड। तो अब अगर समझिए मैंने 9% एचडीएफसी भी रखा था और 9% एचडीएफसी बैंक भी रखा था, तो 18% से मेरे को उसको 10% करना होगा। अभी कई फंड मैनेजर्स ने धीरे धीरे उसको करना शुरू कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली एक दिन वो हो जाएगा। सेम वे इन द डेट मार्केट भी, डेट में भी पेपर्स जो एचडीएफसी बैंक इशू करती है सीडीज, और एचडीएफसी भी इशू करती है राइट एनसीडीज, तो उसका भी सेम कंबाइंड एंटिटी में आप एक को बेचना होगा, मगर उसमें आप लॉक्ड इन रहते हो ना। तो ऐसी स्थिति में जो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक सेलिंग प्रेशर का माहौल, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स को धीरे धीरे, अब बहुत सारे फंड मैनेजर्स को ये इवेंट पता है और धीरे धीरे करते आ रहे हैं, मगर पूरा नहीं हुआ है। आप पोर्टफोलियो को उठा के देखिए, अभी भी कंबाइंड एंटिटीज का 10 से ज्यादा होगा पोर्टफोलियो में, 18 तक नहीं होगा, मगर चाहे 14, 12, 13, तो वहां पे भी थोड़ा पैरिंग होगा जब फाइनली ऑल अप्रूवल्स होती है और एक ही उसका एनएससी का आईसिन नंबर रहता है, तब वो होगा। तो वो एक प्रेशर भी होगा जो थोड़ी देर के लिए अंटिल द पोर्टफोलियोज गेट रियलाइन वो हो जाएगा। बस यही दो बात है जो उस दोनों स्टॉक के ऊपर भारी पड़ रहा है आज में, बट मेरे के लिए बहुत टेम्पररी सिचुएशन है। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाउंस बैक जरूर। ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट है जो हो रहे हैं, और उस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ निवेशक निकल रहे हैं, फिर कोई नए निवेशक उसके अंदर आएंगे। अभिषेक अग्रवाल, आपने कैसे इस घटना को देखा, और कोई किसी प्रकार के आपके हिसाब से अप्रोच में बदलाव लोगों के आएगा क्या? तो नीरज, ये आप देखेंगे ना, डिमांड सप्लाई वाली बात है, ठीक है। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, अब वहां पे बड़ी क्लियर बात थी, लोगों ने सोचा शायद यहाँ पर अब एक नई डिमांड आएगी $3 बिलियन बाइंग की, जो नहीं हुई, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ऑल द राइट रीजंस वी अंडरस्टैंड नाउ। तो वहां पे अब एक $200 मिलियन की सेलिंग आनी है एक एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके। तो वो डिमांड सप्लाई को लेके अगर मैं मैच करूं तो उसका रिएक्शन था, ठीक है। एज फार एज स्टॉक के मर्जर की बात करें, तो आप कहीं पे भी कोई भी मर्जर उठा ले दुनिया का, इससे पहले अगर आप देखें बड़े बड़े मर्जर जो ऑफकोर्स एकदम रेलेवेंट टू डिस्कशन का नहीं होगा, बट अगर आप टाटा के केस में भी देखेंगे, जब कोरस एक्वायर की थी तब एक मर्जर हो रहा था। कहीं पे भी कोई भी मर्जर हो, चाहे कितनी बढ़िया क्वालिटी की आप कंपनी ले लो, 1-1.5 साल लगता ही है। एक तरह का जो एडजस्टमेंट एफएनएल या जो पीएनएल पे हम बैलेंस शीट पे आके देखते हैं, वो एक एडजस्टमेंट होता है जहां पे परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट्स में इतनी जल्दी से दिखती नहीं है। तो पिटी हुआ कि वो फैक्टर इन है। तो आपके पास अब होना ये है कि एक तरह की कैपिंग, आपको पता है कि भाई 15% से ऊपर आप एमएससीआई के ऊपर वेटेज भी जा नहीं सकते, 75% आपकी एफआई की लिमिट हिट हो चुकी है। तो अब अगर कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर इवन अगर पॉजिटिव भी है, तो बाइंग करने की एबिलिटी नहीं होगी अनलेस वो थोड़ा एक करेक्शन फेज में स्टॉक नहीं जाए और फ्रेश रोटेट ऑफ हैंड्स नहीं हो। तो ये एक प्रेशर बना रहेगा। दोनों बैंक अपने अपने लेवल पे, जो दोनों एंटिटी है वो अमेजिंग है, बट देन हमें अपसाइड भी पता है कि ये कैप्ड हो रखा है, बिकॉज आप कुछ अलग से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली चेंज होने के हिसाब से। और एक डिमांड सप्लाई की, जैसे कि मैंने एक एलिमेंट रखा कि यहाँ पे आप कैपिंग उधर से भी हो गई है कि आप कितना बाई कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग किसको करनी चाहिए। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा है तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं, आप रख सकते हो, बट लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंडेड हो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चूंकि अभी जो सुनील जी ने कहा और जो हमने कहा कि बहुत स्पेकुलेटिव तरीके से बताया गया, $3 बिलियन की बाइंग आएगी, पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन करके लोग ले आए, जबकि एमएससीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लोग तो पुरानी जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे। कोई इरेशनल बात नहीं थी।
लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन इस तरह से थी क्योंकि ये इतना बड़ा एंटिटी था। कोई छोटी कंपनी हो तो इतना सोचना नहीं पड़ता था, बट Correct. सिंस इट्स अ बिग पोर्शन ऑफ द इंडेक्स, MSCI हैड टू डू थिंग्स इन अ लिटिल मोर कैलकुलेटेड वे। जी चतुर्मोता जी, आपकी राय इस पे, इन दोनों स्टॉक्स पे, उसके बाद फिर मैं अगले तीसरे विषय पे आऊंगा। आपके हिसाब से क्या हुआ और क्या अब होगा इसमें? ये देखिए नीरज जी, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीजें बाजार में हुई है और मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉक का प्राइस है या कंपनीज है वो उनके कोर फंडामेंटल्स के बेसिस पे चलता है, अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम पे चलता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि आप केपेक्स साइकिल देख रहे हैं, आप कंजम्पशन साइकिल देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो $2300 पर कैपिटा की इनकम है वो इवेंचुअली $4000 पे जाएगी, तो कंज्यूमर जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑटो लोन फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैवल के अंदर में अब एक फाइनेंसिंग शुरू होने लग गई, क्योंकि अब देख रहे हैं तो ये सब कुछ एक इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। और अगर से एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बनेगा और अगर से इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं पीक आउट होते हैं, तो निम्स के अंदर में एक बड़ी बढ़त हमें देखने को नजर आएगी। तो अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना बन के रह जाएगा। मैं तो समझता हूँ HDFC जैसी क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी फ्रेंचाइज अगर से किसी भी बड़े करेक्शन यहाँ पे आते हैं 7-8-10% के, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पोजीशन बनाने के लिए। साथ ही साथ एक बात और कहता हूं कि इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है। हम तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने पहले भी कई बार बात की कि जब आप देखें तो बैंक्स में ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह के एक स्ट्रॉन्ग नंबर दे रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन से इस तरह की बड़ी रिस्क को कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही एक तरीका होता है जब आप इस तरह के बड़े इवेंट की डाउनसाइड को बचा सकते हैं। हमारा मानना है कि ये डाउनसाइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है और इसको बेस्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस भी करना है इसका इम्पैक्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन की रहेगा। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड हम HDFC ट्विंस में देखते हुए हमें नजर नहीं आती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा रुकना चाहिए अगर किसी को करनी हो तो? नहीं, देखिए बैंकिंग में तो हम काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरा मानना है नीरज जी कि ये जो पूरी रैली बाजार में आएगी जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई छुएगा, उसमें बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बट यहाँ ये जरूर कहूंगा कि इसमें आप एक स्टॉक पे बैट ना कीजिए, इस पूरे बास्केट पे बैट कीजिए। और अगर से आप कंफर्टेबल हो तो बैंक्स के ETF लेना इस समय पे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी, जहां पर पे आप सभी तरह के बैंक्स के अंदर में एक एक्सपोजर ले सकते हैं। जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो, बट मैं समझता हूँ स्टैगर्ड मैनर में अगर से आप इसको लेते रादर देन एट वन गो, तो ये स्ट्रैटेजी काफी कारगर पहले भी साबित हुई है। तो यहाँ पर पे सिप तरह की स्ट्रैटेजी सिप करना एक वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आने वाले 3 महीने, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है HDFC बैंक जैसे स्टॉक में पोजीशन बनाने। ओके, तो ये चारों हमारे विद्वान ये तय कर रहे हैं कि HDFC में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट था जो हो रहा था और कुछ लोगों ने उसमें ज़्यादा एनालाइज कर लिया तो वो फिजल आउट हो रहा है। इसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना तो आप सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्ड हैं, जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं कि इसमें कि आगे रूम भी तो होना चाहिए उसको और ऊपर ले जाने के, जिनको बड़े मात्रा में खरीदारी, वही जब दूर बैठ रहेंगे तो कैसे होगा। तो ये थी HDFC ट्विंस की कहानी, जो बहुत बड़ा घटनाक्रम था इस वीक का, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब एक तीसरा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पिछले कई हफ्तों से या रादर मैं कहूँ तो एक महीने से रडार पे तो है लेकिन उसकी चर्चा कम हुई है, वो है रेलवे स्टॉक्स। स्क्रीन पे दिखाइए वो जरा ग्राफिक्स कैसे कैसे चले सर। RVNL को आप देखिए, ये 1 महीने का रिटर्न है। 1 महीने में RVNL 78%, इरकॉन 49%, टीटागढ़ वैगन 25%, टेक्समैको 24%, राइट्स 20%, रेलटेल 18%। क्या रहा है रेलवे में, ऐसा क्या कर दिया सरकार ने कि आप छोड़ दीजिए टीटागढ़ और टेक्समैको, खाली सरकारी रेलवे वाली 5 कंपनियां लीजिए, तूफान गति से चले जा रहे हैं, क्या ऐसा बदल गया? देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो एक कोर थीम है ही क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद तो है, लेकिन वो जिस स्पेस पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 सालों में अच्छी कैपिटल स्पेंडिंग की है और करते रहेंगे। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एरियाज गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं जहां पे भरपूर स्पेंडिंग हो रही है। खास करके डिफेंस और रेलवेज में जिस तरह से गवर्नमेंट न सिर्फ स्पेंडिंग कर रही है लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन दे रही है।
तो ये फोकस एरियाज है ही। रेलवेज में आप देखें तो रेलवे बजट 3-4 साल पहले 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अब हो चुका है 2.5 लाख करोड़। तो एक क्वांटम शिफ्ट हुआ है रेलवे स्पेंडिंग में ऑन रोलिंग स्टॉक, ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत ट्रेन्स में इनोवेशन हुई है। तो ये एक फोकस एरिया है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, जॉब क्रिएशन भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगी। और गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया है, लगता है कि डिफेंस और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहेगा ही। तो ऐसे माहौल में ये जो रेलवे का जो पैक है, डिफेंस और रेलवे का जो पैक है, वो लाइमलाइट में आना काफी स्वाभाविक था। और खास करके जो रेलवे स्टॉक्स है, काफी सारे जो स्टॉक्स है वो पब्लिक सेक्टर में थे, तो वैसे भी अंडर ओन थे, निग्लेक्टेड थे और वैल्यूएशन भी चीप थी। तो एक ट्रिगर मिल गया है, तो इसलिए ये थीम चल रही है। अदरवाइज भी देखिए तो पूरा सरकारी स्पेस, सरकारी बैंक देखिए आप, छोटे वाले बड़े वाले भी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इंडियन बैंक देखिए, छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक इतना बड़ा झटका लेके बैठा हुआ 1300 करोड़ का, हिल नहीं रहा है। ये सरकारी स्पेस में एक अभी और मैंने नया ढूंढा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मुझे कोई रीजन उसका नहीं पता, मुझे खबर नहीं पता, हो सकता कोई खबर हो, जबरदस्त तेजी उसमें चल रही है, 100 रुपए तक पहुंच गया है वो। तो ये क्या पूरा पीएसयू बास्केट ही चल रहा है क्या? रादर मैं तो रेलवे लेके बैठा हूं, लेकिन बाकी जगहों पे भी आप देखिए वैसे ही। देखिए एक फाइन डिस्टिंक्शन है, पीएसयू बास्केट चल रहा है, आपने जैसे कहा बैंक स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स में भी पीएसयूज हैं, ऑयल एंड रिफाइनिंग में भी पीएसयूज हैं। चेन्नई पटोन देखिए आप, करेक्ट। इसमें रेलवेज में हमने बात करी, डिफेंस में बात करी, तो ये इंडिविजुअल थीमेटिक की वजह से तो चल ही रहे हैं। लेकिन ग्लोबली अगर देखें लास्ट 1.25 साल में वैल्यू एज अ थीम हैज डन बेटर। ओके, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल होता है तो हमने देखा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं यूएस में खास करके और इंडिया में भी काफी करेक्शन दिया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1.25 साल में। जब से फेड ने टाइटनिंग और रेट हाइक साइकिल शुरू की है, वैल्यू हैज डन वेल, ग्रोथ हैज अंडर परफॉर्म्ड। और पीएसयू स्टॉक्स सही थीम में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की थीम में भी है, और चीप भी थे टू स्टार्ट विथ। तो उनको 2 ट्रिगर मिल गए, हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन भी वैल्यू में फिट हो रहे थे ग्लोबली थीम में, और अर्निंग्स ग्रोथ में भी थीमेटिक बैठ रहा था। परफेक्ट, ये अच्छा पॉइंट है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि वैल्यू स्टॉक उस मौसम में बहुत चलते हैं जब महंगा ब्याज हो, यानी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए तो आदमी फिर वैल्यू ढूंढने लगता है। और सरकारी कंपनी नो डाउट की बहुत वैल्यू है, और बेचारे ऐसे दबे पड़े रहते हैं। वैल्यू इसमें तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यही कंटिन्यू करेंगे, रेलवे वाले स्टॉक्स पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। साथ ही ब्रेक के बाद हम एक कंज्यूमर फाइनेंस में जो तूफान आने वाला है उस पर बात करेंगे। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Na, 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 na. 'Cause forever Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास चर्चा में, जहां पे हम बातचीत करें मार्केट की उन विषयों की जो पूरे हफ्ते छाए रहे और अगले हफ्ते इनका असर हमें देखने को मिलेगा। हमने ब्रेक से ठीक पहले चर्चा की
कि रेलवे स्टॉक इतना क्यों भाग रहे हैं, ऐसा इसमें क्या बदल गया, क्या नई खबर आ गई? कम से कम वैसी कोई बहुत खुल के खबर नहीं है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की खबरें मिलती थी कि आरबीएनएल अब रेलवे के अलावा सिंचाई के लिए भी काम करेगा, तो उसमें भी उसको एक बड़ा 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इन सब के अलावा ऐसा क्या है, इस पे बातचीत हम लोग करें। तो सुनील सर के पास चलते हैं। सुनील सर, जनरली बड़े निवेशक जो है सरकारी कंपनियों से थोड़ा बचते हैं, है ना, पीएसयू में कम पैसे लगाते हैं। क्या आपको फोमो फीलिंग है रेलवे स्टॉक्स में? मैं फोमो नहीं कहूंगा, कि मैं कहूंगा कि देखिए ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ लो पी विच इज हाई डिस्काउंट टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द सेम सेक्टर एंड लो लिक्विडिटी, कि थोड़ी भी बहुत बाइंग आ गई तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फंडामेंटली आप देखें तो एज डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल पिक्स अप, तो कोल से लेकर स्टील से लेकर ये सब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होती है। तो नेचुरली इस डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ में रेलवे कंपनीज की ग्रोथ नंबर्स अच्छी दिखेगी। तो एक हालत जो हुई है कि एफआईएस की वापसी जो रिसेंटली हमने देखी तो मार्केट को लाइफ टाइम हाई तक लेके गई, और डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो पहले भी हमने बात किया कि उनको इस वैल्यूएशन से थोड़ी डर और वो पैसा निकाल रहे थे उस चीज से, तो रिएलोकेशन करने में तो ढूंढ रहा है। तो लो पी इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी कि तुमने सोचा कि एक लो पी का करेक्शन, बिकॉज कभी भी मैं नहीं मानता हूं कि पीएसयू स्टॉक्स उन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड होंगे। वो एक गलत फहमी होगी अगर कोई ऐसी चीज पे खरीद रहा है, क्या है कि वो डिस्काउंट नैरो हो सकता है। और ये हुआ इतना लिक्विडिटी सिस्टम में है, तो अगर आप हाई पी आईटी की बात हुई, एफएमसीजी, उस चीज के ऊपर आप पैसा नहीं लगाना चाह रहे हो बिकॉज वैल्यूएशन का एक बहुत कंसर्न आ गया, तो नेचुरली आप पैसे को रखकर, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं है कि वो कैश में पैसा रखे, मे बी 5%, मे बी 5-7%, उसको कुछ खरीदना ही है। क्या चॉइस है उसके पास? क्या लार्ज कैप खरीदो, मिड कैप, स्मॉल कैप खरीदो, ये सेक्टर खरीदो, वो खरीदो। तो तब जब पैसा ढूंढता है स्टॉक को, तो एक लो पी में समझते हैं कि मेरे को यहां से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और जो भी वैल्यूएशन का एक री रेटिंग हो रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, उतना तो मैं पैसा बना सकता हूं। तो मेरे के लिए एक टैक्टिकल बाइंग है दो इस तरफ से। जब आपको हाई ग्रोथ स्टॉक्स, हाई पी स्टॉक्स अपना ग्रोथ को जस्टिफाई करते हुए नंबर्स आएंगे, तो मैं कहूंगा कि वापस पैसा उधर पे ही जाएगा। तो मैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं देख रहा हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक रैली है जो कि लिक्विडिटी ढूंढ रही थी स्टॉक्स ऑफ अ रीजनेबल प्राइस। तो मैं ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं मानता हूँ। आपको इंडिया एक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है, क्या ग्रोथ बहुत अनरीजनेबल प्राइस में है या रीजनेबल प्राइस में है? बस वही बात होती है। इंडिया में ट्रू वैल्यू स्टॉक्स मैं नहीं मानता हूँ। इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है और यहाँ वैल्यू का शब्द इस्तेमाल करना ही मेरे लिए कुछ एक गलत काइंड ऑफ चीज है। अभिषेक अग्रवाल जी, ये बताइए कि आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया, रेलवे वाली में? नीरज जी, हमारा तो फंडामेंटल थिंकिंग ये है कि जो चीज समझ में आती है आप उसको प्ले करिए, और जो नहीं आती उसको अवॉइड करिए। जो नहीं समझ में आती अगर आप उसको समझने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आप गलत साइकिल में फंस जाएं। अच्छा ठीक है, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप मुझे बताइए चल क्यों रहे हैं फिर? तो एज फार एज देखिए, जहां तक रेलवे स्टॉक की बात है, ऑफ कोर्स हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और उसका कारण यही कि हम देखते नहीं है सेक्टर को। हमारी ओवरऑल युवा भारत थीम है, लार्जली हम लोग B2C वाली कंपनीज देखते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट जरूर कही थी कि ये सिर्फ रेलवेज में नहीं है, ये हमने अक्रॉस PSU सेक्टर्स में देखे हैं कि कुछ तेजी हमने कंसिस्टेंटली देखी है कि बनती हुई जा रही है। तो क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स कुछ पैनलिस्ट ने ऑलरेडी कहा ही है कि एक वैल्यूएशन गैप दिखता ही है जो भर रहा है। अनदर पॉइंट मुझे जो लगता है, ये लार्जली क्या हुआ, ठीक है, नई गवर्नमेंट बनी 2014 में, वो गवर्नमेंट अभी तक काम कर रही है, मगर जो लेगेसी इशू एक PSU सेक्टर में हमेशा बना रहा, जहां पुअर मैनेजमेंट, पुअर पॉलिसी, नो कंसिस्टेंसी और एडहॉकनेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडिंग व्हाटएवर दे वांट टू डिसाइड एट देयर ओन डिस्क्रिशन एट व्हेनेवर। अभी सर मुझे इतनी डिविडेंड दे देनी है तो इतनी डिविडेंड कर लो, चलो इस साल कोल के लिए हमने एक अनाउंसमेंट कर दी कि इतनी डिविडेंड पे आउट करनी है। तो इस तरह की अगर आप चीजों को देखें, इस तरह के इवेंट्स को देखें, तो हर जगह पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना के एक नई चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रही है, ठीक है। हाल ही फिलहाल हमने देखा था कि कुछ एक पॉलिसी अभी बन के आई है। पिछले साल तो शुगर सेक्टर के अंदर में एक बड़ा ही डेफिनेटिव मूवमेंट जो था
वो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया जहां पे दे वर लुकिंग एट मोर ऑफ इथेनॉल प्रोमोटेड ब्लेंड्स, राइट, एंड वहां पे पॉलिसी जाए। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो हर लेवल पे अब एक एफिशिएंसी जो है सिस्टम में ला रही है अपनी खुद की कंपनियों को जो वो मैनेज करती है। और अब हम देखेंगे एक रीजनेबल ग्रोथ जिसकी एक फोरकास्ट आप कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हमें पता है कि वो क्या प्लान कर रही है। अब आप एक अर्निंग्स देख सकते हो जिसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो है वो बेहतर होती जा रही है, और विजिबिलिटी इस अर्निंग्स की जो कंसिस्टेंसी दिखाए कुछ सालों तक आने वाले समय में, ये जो कॉम्बिनेशन फैक्टर है वो मुझे लगता है ओवरऑल सेक्टर पे अब हमको देखने को मिल रहा है। जहां पे ज्यादा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन गैप, वहां पे आपने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देख लिया और वहां पे आपने कैचअप देख लिया अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर के सामने कंपेयर करें। और अदरवाइज ये थीम अगर आप देखोगे, आज हम हाईलाइट 1 महीने के रिटर्न को लेकर रेलवे को कर रहे, अगले साल आप देखोगे तो कोई और सेक्टर आएगा, ये चलता रहेगा। बट सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट यही बनेगा कि हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन गैप रही बिकॉज ऑफ दिस लेगेसी इशू, वो मुझे लग रहा है वो हटता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ चेंज वी हैव सीन विच इज प्रूवन बाय नंबर्स, एंड अब कोई इन्वेस्टर बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे वो एफआई हो या एमएफ हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, एचएनआई हो। फाइनली पैसा वहीं जाएगा जहां पे वैल्यू है, जहां पे ग्रोथ है, एंड मुझे लग रहा है वही हो रहा है और वही आगे होता भी रहेगा। तो मतलब एक तरीके से आप भी यही कह रहे हो कि एक एडजस्टमेंट हो रहा है, जो पहले इतना दबा पिटा हुआ सेक्टर था वहां पे एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से तेजी आई। एक और फंड मैनेजर साहब हमारे साथ हैं, चतुर मोहता जी, आपने क्या किया सर, और क्या करना चाहिए इस समय? कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो करना चाहिए क्या? तो नीरज जी, आपका ये क्वेश्चन के बहुत सारे इसमें बहुत पॉइंट्स है, बट सबसे पहले ये समझिए कि एज अ फंड मैनेजर हम अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कोर पोर्टफोलियो और एक है टेक्टिकल अपॉर्चुनिस्टिक पोर्टफोलियो। अपॉर्चुनिस्टिक पोर्टफोलियो में आपको अपॉर्चुनिटीज जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नजर आती है उन पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा, आज से इसी शो में 1 साल पहले हमने बात की थी डिफेंस एज अ थीम की, जब ऑर्डर बुक जो थी वो 3 से 4 गुना थी उस टाइम की टॉप लाइन के कंपैरिजन में। और वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस सेक्टर में जो कि 12-13 के पीई मल्टीपल पे मिल रहा था, मार्जिन स्ट्रांग हो रही थी, रिटर्न ऑन इक्विटी कई कंपनीज की 23-24% के ऊपर की जा रही थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया री रेटिंग का समय था, वो प्ले आउट हुआ। आप देखिए स्टॉक्स ने किस तरह के रिटर्न दिए। अब यहाँ समझना पड़ेगा रेलवेज, तो रेलवेज के अंदर में जैसे मीर जी ने कहा 80,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी जो आज से 4-5 साल पहले होता था, वो आज 2.5 लाख करोड़ का केपेक्स आप रेलवेज में करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंट बन रही है। अगेन पी मल्टीपल्स देखेंगे तो सिंगल डिजिट या बहुत ही लो डबल डिजिट के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर पे एक इमीडिएट बेसिस पर रीरेटिंग होने की संभावना बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये थीम अभी प्ले हो रहा है और ये शायद थोड़े दिन तक और चलेगा। बट बात है रिस्क रिवॉर्ड की, और वो रिस्क रिवॉर्ड अभी आपके फेवर में इतना नहीं है। ये एक राइड द ट्रेंड का कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है, बट इन लेवल्स पे लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफर्ट आपको क्रिएट नहीं करेगा। बट आप जानते हैं सीपीएसई ईटीएफ की हमने कई बार आपके चैनल पे चर्चा की, और हमारा मानना है कि वैल्यू एज अ कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा था पिछले साल भर से, और शायद आने वाले कुछ समय तक और चलता रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त वहां पर पे री रेटिंग होना शुरू हुई है। और जिस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट में हम जानते हैं टर्मिनल वैल्यू कैश फ्लोज की वजह से, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वजह से टर्मिनल वैल्यू कम होती, तो डी रेटिंग पी मल्टीपल में ग्रोथ स्टॉक्स में नजर आ रही है। तो जब तक ये एडजस्टमेंट फैक्टर चलेगा तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चलेगी, और उसको इंडिविजुअल कंपनीज के बजाय हमें लगता है कोई ईटीएफ जो है सीपीएसई ईटीएफ या पब्लिक सेक्टर ईटीएफ है, इसको प्ले करके करना चाहिए। और उसका शायद अभी समय टेक्टिकल एलोकेशन में एटलीस्ट मैं समझता हूं बना हुआ है। तो एग्जैक्टली रेलवेज तो नहीं, बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर एक बेट डेफिनेटली आने वाले कुछ समय तक चलती हुई नजर आएगी। ओके, ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि अगर आपको प्ले करना ही है तो आप पीएसयू ईटीएफ के थ्रू करें, जहां पे ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। चौथा हमारा विषय है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि क्या कंज्यूमर फिनेंस में एक बड़ी हलचल होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसकी 2 मई को बोर्ड बैठक हुई। उसमें 1:1 के रेशियो को पहले से था, उसको अप्रूव कर लिया गया, और अब कुछ महीनों की बात है जब वो लिस्टिंग के लिए हमारे सामने होगा, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1:1 के रेशियो में 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा अगर आपके पास एक रिलायंस का शेयर है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इस पर इतनी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो प्लान्स हैं, जो साइज है जिस पे कंपनी आ रही है प्ले करने के लिए,
वो बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है। उनके पास 1 लाख करोड़ के तो खाली ट्रेजरी शेयर्स हैं जो उनकी बुक बना रहे हैं, 25-30 हज़ार करोड़ के और लेके आ रहे, तो 1.25 लाख करोड़ की तो बुक पे वो शुरू कर रहे हैं काम। 2 करोड़ कैप्टिव क्लाइंटेल है जिसके साथ वो धंधा शुरू करेंगे। और इसके अलावा बहुत बड़ा एक एम्पायर है डेटा एनालिटिक्स का जो उनके हैंडी है एकदम। तो क्या ये मेरी जी बहुत बड़ी हलचल होने वाली है? देखिए, मैं कंपनी स्पेसिफिक कमेंट्स तो सेक्टोरली, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंसिंग अगर हम देखें इंडिया में तो अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। आप डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात छोड़िए, अमेरिका यूरोप तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इवन एशियन कंट्रीज अगर देखें, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना के कंपैरिजन में हमारी जो कंज्यूमर क्रेडिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफी लो है बाकी सबके कंपैरिजन में। उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज क्वाइट लार्ज। तो 1 या 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा आते हैं तो उससे सेक्टर को बढ़ोतरी मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आएंगे सेक्टर में। ओके, सुनील जी, आपके हिसाब से क्या होने वाला है, ये किस तरीके की चीजें होंगी? क्योंकि वो इंश्योरेंस में भी आएंगे, वो म्यूचुअल फंड में भी आएंगे, वो कंज्यूमर फाइनेंस में भी आएंगे, वो एनबीएफसी के तौर पे आएंगे, वो मर्चेंट फाइनेंसिंग में भी आएंगे, सब कुछ मतलब एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला क्रिएट होगा। तो ये पूरे सेक्टर के डायनामिक्स कैसे बदलने वाले हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल में मार्केट एक्सपेंशन में ये काम आएगा, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म सोच, किसी भी मार्केट एक्सपेंशन आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करके शायद थोड़ी देर के लिए लॉसेस भी ले, तभी वो मार्केट एक्सपैंड होता है। अभी देखिए, आप म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन, क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट की पेनिट्रेशन खाली 58% ऑफ जीडीपी है। तो इंडियन मार्केट बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है पूरी फाइनेंशियल सर्विस पैक में, और ये नए एंट्रेंट विथ डीप पॉकेट्स जब आते हैं। और आपने देखा टेलीकॉम में जो उन्होंने किया, या वर्षों पहले पॉलिएस्टर में, डीसीएल पॉलिएस्टर में जो उन्होंने किया, फिर पेट्रोकेमिकल स्पेस में उन्होंने किया, हर जगह वो एक लॉन्ग टर्म तरीके से आते हैं और अल्टीमेटली मार्केट एक्सपेंशन होता है। यस, नेचुरली कुछ प्लेयर्स के मार्जिन भी अफेक्ट होंगे क्योंकि वो compete नहीं कर पाएंगे, तो शायद कुछ कंपनियां बंद होगी, कुछ कंपनियां मर्जर्स में चली जाएंगी। मगर ओवरऑल कंज्यूमर में जो हलचल की बात करें, शायद स्टॉक मार्केट कंपनियों में थोड़ी हलचल, बट ओवरऑल इंडियन कंज्यूमशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और कंज्यूमर लोन्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में मैं इसके कारण एटलीस्ट 10 to 20% एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, राइट, वो देख रहा हूं। तो ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि बाइंग पावर, आपको लोन से क्या होता है कि जो चीज आप नहीं खरीद पाते हैं, आप उसके 20% कॉन्ट्रीब्यूशन देके 80% लोन लेके घर हो, गाड़ी हो, जो भी आप खरीद लेते हैं। तो कंजम्पशन के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा, मार्केट एक्सपेंशन होगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बहुत फैंटास्टिक चीज है जब प्ले विद डीप पॉकेट्स घुसता है किसी क्षेत्र में, राइट। तो ये मेरे लिए इंडिया के लिए एक मैं कहूंगा कि जैसे Y2K हुआ था आईटी के लिए, ये ऐसा मोमेंट हो सकता है फॉर कंज्यूमर फाइनेंस एंड कंजम्पशन। नेचुरली कुछ कंपनियां की हालत यहाँ पे, जो करंट मार्केट लीडर्स है, उनकी मार्केट शेयर कम होगी, उनके मार्जिन श्रिंक होंगे, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये इज द पावर ऑफ कैपिटलिज्म एंड द पावर ऑफ अ बिग प्लेयर विथ डीप पॉकेट्स। तो हलचल जरूर होगी, मगर ओवरऑल मैं कहूंगा ये हलचल एक नेसेसरी पेन है अपनी ओवरऑल इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ, और इसके लिए ये बहुत एक पॉजिटिव मैं कहूंगा डेवलपमेंट है। हाँ, एक थोड़ा सा मतलब उथल पुथल जरूर हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे मार्केट ही एक्सपेंड होगा। अभिषेक अग्रवाल जी, आपका व्यू क्या है? ये जो जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने वाली है इस मार्केट में, उससे सेक्टोरली क्या चेंजेस आएंगे और जो उसके एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? तो एक तो मैं सुनील जी से पूरी तरह सहमत हूँ एज फार एज की मार्केट एक्सपांड होगा। अब हम देखते हैं कि रिलायंस ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। जिस मार्केट में भी रिलायंस आता है, उस मार्केट के अंदर में एक तो इनके पास साइज को हैंडल करने की अमेजिंग एक्सपर्टीज है, क्योंकि इन्होंने हर बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब भी ये आते हैं, एक स्केल जो है, ये इनको एक स्केल समझ में आता है, उस स्केल को हैंडल करना और उसकी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, आई थिंक सो वो हमने हर बार देखी है। आप रिटेल को ले लीजिए, आप फाइनेंशियल को ले लीजिए, आप जियो को ले लीजिए, आपको जो भी बिजनेस समझ में आता है उसमें ले लीजिए, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, होना ये है कि जो प्लेयर्स
जिनकी खुद की एक लेगेसी स्टाइल ऑफ वर्किंग रही है और जिन्होंने ज्यादा पेनिट्रेट नहीं किया है अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए अब यहां से जो ग्रोथ आनी है उसमें चैलेंज आएगी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ा है इंडिया के लिए। वी आर वेरी वेरी अंडर पेनिट्रेटेड एज फार एज हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और अब हमारा जो मार्केट है वो रेडी है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है वो रेडी है, और अब उस इकोसिस्टम में एक इतना बड़ा जायंट जो एंट्री ले रहा है और जिसकी एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रही है एक एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन की, मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसे के वैसे ही होने वाला है। हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ जिसका मैं जवाब भी चाहिए। जैसे बहुत सारी आप लोगों ने कहा नई अपॉर्चुनिटी है जिसको लोगों ने ट्राई नहीं किया या अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, जैसे उसमें मर्चेंट फाइनेंसिंग बहुत ही बड़ी है, जो किराना की फाइनेंसिंग, उसको किसी ने ट्राई नहीं किया, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए बनेगी। दूसरा अभिषेक जी, जो स्टैब्लिश प्लेयर है अपने अपने इलाके के, देखिए ये बहुत दिलचस्प है, इसको दर्शकों को समझना चाहिए कि ये जिस स्पेस में उतर रहे हैं, कंज्यूमर फाइनेंस में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, ब्रोकिंग में, जायंट्स है, स्टैब्लिश्ड है, और उन्हीं को हम चैलेंज करने आ रहे हैं। आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी जैसा अभी अभिषेक कहते हैं कि जिस लार्ज स्केल पे ये करते हैं काम और सक्सेसफुली करते हैं। आप रिटेल में देख लीजिए ना, रिटेल की भी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अलग से नहीं आ रही कंपनी, लेकिन रिटेल आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन गई है, वो 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो गया उसका। तो ये जो नई अपॉर्चुनिटी की अभिषेक आप बात करते हैं, यहाँ तो मतलब बिल्कुल खुला मैदान है इनके लिए। नहीं, अपॉर्चुनिटी रहेगी, और जैसे कि आप ये कह रहे थे कि भाई काफी स्टैब्लिश प्लेयर है तो कैसे सकेंगे उनके साथ, तो हमें ये भी देखना होगा कि इन्होंने लास्ट 6 साल में जो टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया है या ऐसे स्टार्टअप्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किया है, इनकी एक पूरी इकोसिस्टम इन्होंने बैकएंड में रेडी कर ली। तो ये सिर्फ एक पैसे के दम पे नहीं आ रहे हैं, इनके पास वो इकोसिस्टम भी है जिसको लेके इस तरह के प्लेयर्स जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उनको ये कंपटीशन दे सकते हैं। जब जीरो था मार्केट में आया था 2012-13 में, उसकी रियल मूवमेंट आपने देखी 5 साल के बाद, जब वो इटसेल्फ नंबर 1 प्लेयर बन गया आफ्टर कोविड, एंड बाकी जितने भी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे वो कोई ना कोई सब जो है पीछे रह गए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो तो एक स्टार्टअप था और बहुत छोटी कंपनी थी जिन्होंने एक पूरी जर्नी की है, बट बात टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहां टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फोर्स किया गया और उस इन्फोर्समेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया एट अ स्केल। एंड एग्जैक्टली ये जो जियो की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह से तैयार है, और मुझे लग रहा है बहुत ही हेवी कंपटीशन जो है बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए बिल्कुल आने वाला है। मार्जिन प्रेशर आएगा, उनकी ग्रोथ कर्टेल होगी क्योंकि मार्केट रेडी है, बट अब मुद्दा ये है हु विल टेक द मार्केट ऑल, और रिलायंस का मुद्दा यही रहता है, आई विल टेक द एंटायर मार्केट, आई डोंट पेनिट्रेट इन सिंगल प्लेस, आई पेनिट्रेट अ कंट्री। मुझे इंडिया पे बिलीव है, मैं इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो अगेन सब चाहते हैं बट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एंड वही बात है, किसके पास टेक्नोलॉजी है, किसके पास एग्जीक्यूशन पावर है, एंड नथिंग लेस पैसा। वो तो हम बात ही कर रहे हैं कि किस बुक से शुरू कर रहे हैं। वही तरह से मतलब 5-6 लाख करोड़ की तो शुरुआती लेंडिंग की कैपेसिटी इनकी होगी, जो कि बहुत सारी कंपनी का मार्केट कैप नहीं होगा। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए ये बात तो भी हाईलाइट की जो अभिषेक ने, कि आपके पास जो आजकल तो टेक्नोलॉजी है सब कुछ, जो इसके बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप बना ले उसी से पूरी दुनिया चलाए, और ये बहुत अच्छी बात है। इनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत रोबस्ट है और पूरे देश का डेटा है इनके पास थ्रू जियो। अब 40-45 करोड़ तो सब्सक्राइबर है, तो आपके पास रेडीमेड सब कुछ रखा हुआ है। आपका क्या व्यू है इस पे सर? जी, तो नीरज जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसका सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी होने वाला है तो वो रहेगा कंज्यूमर, और यही चीज डेटा में हुई जब हमने देखा कि सबसे सस्ता डेटा रिलायंस की वजह से लोगों को देखने मिला, और आज गांव-गांव में हम देखते हैं कि किस तरह से पेनिट्रेशन हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसिंग चेंज आएगा, स्प्रेड्स में चेंज आएगा, और ये इवेंचुअली पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा। क्योंकि आप जैसे देखिए एसी के पेनिट्रेशन की आप बात करें तो 4 से 5% का पेनिट्रेशन है, म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन की बात करें तो 5% के आसपास का पेनिट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो पेनिट्रेशन लेवल है वो 5-6% के आसपास कई जगह रेस्ट्रिक्ट हुआ है। और ये जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन है, इसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ है, हम बात कर रहे हैं कि 37 करोड़ जो है मिडिल क्लास इनकम कंज्यूमर्स इस समय पे हमें देखने को नजर आ रहे हैं, और जो एवरेज मीडियन एज है वो करीब 29 साल की है। तो ये अल्टीमेटली
बड़े कंजम्पशन ड्राइव की तरफ जा रहा है और मार्केट का साइज ही जो है वो काफी बड़ा होने वाला है। बट बात एक ही है कि जब एक बड़ा प्लेयर इस तरह का आता है तो मार्जिन में डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, और क्योंकि ये इंपैक्ट आएगा, इसका इंपैक्ट आप पिछले साल भर में देख चुके हैं किस तरह से एक बड़ी कंज्यूमर फाइनेंसिंग कंपनी जिसका एक समय पे 7-8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन चलता था, आज वो इस वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं डीरेटिंग देखने को मिली है। तो ये तो डेफिनेटली होगा, बट मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कंज्यूमर रहेगा, और ये तो समय ही बताएगा कि कौन कितना बड़ा विनर रहेगा। बट डेफिनेटली इसके सबसे बड़े एडवांटेज में हमारे जैसे कंज्यूमर रहते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कंज्यूमर इज किंग, और उसी किंग के आसपास से सारे बिजनेसेस डेवलप किए जाते हैं। और लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े आदमी केवी कामत जी इसके चेयरमैन हैं, मैक्लारेन के हितेश सेठिया को सीईओ बनाया गया है। ये सारी तैयारी इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी घटना हमारे आपके लाइफ में आने वाली, फाइनेंशियल वर्ल्ड में आने वाली है। तो आज का शो यही समाप्त करते हैं। हमने 4 विषय बड़े डिटेल में चर्चा की, समझा, कोशिश की, और इसको अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी मालिक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है और उसी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है। तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, और जिन भी स्टॉक्स के नाम शो के दौरान भी लिए गए किसी के भी, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी खरीदना बेचना है तो आप अपने एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लें। फिलहाल आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का।